वेलकम ऑल माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट टू इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग toosIndia.com। और मैं आपका फेवरेट जीएस है, फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आज के सेशन में बेटा हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। प्रीवियस सेशन जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हर तरह के लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, हर एक चीज़ मैंने डेप्थ में आपको, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर दी है। वी हैव ऑलरेडी टेकन 8 और 9 सेशंस, एकदम एग्जैक्ट काउंटिंग मुझे नहीं पता, 8 और 9 सेशंस हो चुके हैं बेटा, छोटे छोटे हमारे, बट उनमें अब हमारा बेस पूरी तरह से बन चुका है। अब हम चालू करेंगे आज के सेशन में बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कई बुक्स में एक फॉर्मूला गिवन होता है। पहले तो हम समझ ले हैं क्या, फिर हम फॉर्मूले की भी बात करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसे हम शॉर्टकट में बुलाएंगे EAN, EAN, ठीक है, जिसे हम बुलाएंगे शॉर्टकट में क्या बेटा, EAN। अब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन, कोई फार्मूला वार्मूले की हम बात नहीं करने वाले। डेफिनेशन लिख लो बेटा एक लाइन की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI, दैट इज सेंट्रल मेटल आयन आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CMI, जो भी सेंट्रल मेटल आयन आपके कॉम्प्लेक्स में है उसके पास आखिर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से मीनिंग क्या हुआ, अब हो सकता है आपको इस पहली लाइन में ही कुछ कन्फ्यूज़न हो गया हो। फिर से वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI, ठीक है ना, या विथ CMI आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। एक बार कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है भैया, कॉम्प्लेक्स बनता है जब लिगेंड क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन क्लॉट जो भी हो वो सेंट्रल मेटल आयन को क्या कर दे बेटा, डोनेट कर दे, ठीक है। ठीक है, अब वो जब डोनेट करने आ रहा होगा बेटा तो सेंट्रल मेटल आयन को भी जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतने वैकेंट ऑर्बिटल्स उसे प्रोवाइड करने पड़ेंगे बेटा, वो अकॉर्डिंग टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड, ठीक है ना। न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बनाए रखने के लिए CMI को भी कुछ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कुछ भी करना पड़ सकता है। नॉर्मली लूज ही होता है बट इन सर्टेन केसेस गेन भी करना पड़ सकता है। मतलब जो CMI है मेरे पास कॉम्प्लेक्स में वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज या गेन, ऑलरेडी उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज एन एग्जांपल Fe, तो Fe के पास एटॉमिक नंबर है 26, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन तो हैं इसके पास। अब ये कुछ लूज या गेन करेगी, Fe+2 बना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बचे कितने बेटा 24। Fe+3 बना तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो बचे कितने 23 जो हैं उसके पास। प्लस अब लिगेंड भी तो देने आ रहा है बेटा, लिगेंड देने आ रहा है तो उससे भी वो कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है ना। तो उस अगर वो उसे एक्सेप्ट कर रही है बेटा तो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के बाद मान लीजिए Fe+3 को 6 साइनाइड आयन लिगेंड देने, 6 साइनाइड आयन, अभी मैं मोनोडेंटेंट का एक पहले ओरल वाला एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स भी बता रहा हूँ। 6 साइनाइड आयन बॉन्ड बनाने आए, ठीक है, तो 6 साइनाइड आयन, साइनाइड आयन एक मोनोडेंटेंट लिगेंड है बेटा, तो एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब 6 साइनाइड ने 12 इलेक्ट्रॉन दिया। तो Fe के पास ऑलरेडी Fe+3 में 23 इलेक्ट्रॉन थे और 12 और लेने के बाद कितने हो गए बेटा 35। ये 35 इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें पता है बेटा कि जब वो न्यूट्रल होता तो जो एटॉमिक नंबर होता वही उसका क्या होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते। तो अब अगर उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन है तो हम ये बोल सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स में Fe का जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव, एक्चुअल तो Fe का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 26 है, बट अब उस कॉम्प्लेक्स में उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 हो गया क्योंकि उस कॉम्प्लेक्स में उसके पास 35 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, डेफिनेशन मैंने लिखा दी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बताया है। मैं अभी 8-10 एग्जांपल्स करा रहा हूँ, फिर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय सिडविक, SIDWIC, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय SIDG, है ना, SIDG, GD लिख दिया मैंने, SIDG सिडविक, ठीक है। एंड इट इज जस्ट लाइक ऑक्टेट रूल, इट इज जस्ट लाइक कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या कर रहे थे बेटा, बॉन्डिंग में अगर आपको ध्यान हो, ऑक्टेट रूल में हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा था, मतलब वो उससे अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो वो चाह रहा था नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन ले ले, उसके अगले आने वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन है
सेकेंड पीरियड की। थर्ड पीरियड का कोई भी एलिमेंट क्या चाहेगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले ले, आर्गन का 18 इलेक्ट्रॉन वाला ले ले, ठीक है। तो सोडियम होगा बेटा 11 इलेक्ट्रॉन वाला, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपनी पहले वाली इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब नियॉन का ले लेगा। थर्ड पीरियड में क्लोरीन है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो Cl- मतलब आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। तो जैसे ऑक्टेट रूल में वो नियरेस्ट, उससे जो नियरेस्ट नोबल गैस है बेटा उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाह रही थी, वैसे यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज़ गिवन बाय सिडविक, ठीक है ना। और ये जस्ट लाइक ऑक्टेट रूल है, मतलब पहले तो एक चीज़ आप समझ लो बेटा, 3D सीरीज़ की कोई भी एलिमेंट, 3D सीरीज़ की कोई भी एलिमेंट, ठीक है ना। 3D सीरीज़ कहाँ से चालू होती है बेटा, इनका Z, मतलब 3D सीरीज़ है, Z आपका 21 से लेकर 30 तक होगा। तो ये आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जाना चाहेंगी क्रिप्टॉन जिसका Z है 36। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी गेन भी तो करेगी ना बेटा, ठीक है ना। अगर 4D सीरीज़ है आपका, नॉर्मली तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स यू विल फाइंड ऑन 3D सीरीज़। अगर 4D सीरीज़ है तो जिसका आपका कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, 4D सीरीज़ कहाँ से चालू होती है, 39 पोटेशियम का आपका, है ना, कहाँ से चालू होती है 4D सीरीज़ आपका, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद 54, 55, 56, 57, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 39, 39 से लेकर 48, है ना। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं बेटा एटॉमिक नंबर, इंसान है हम भी, है ना, माइंड कभी कभी दूसरी जगह भटक जाता है ना। क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है बेटा, जिनॉन, इसका Z कितना है बेटा 54, और जिनॉन के बाद क्या होता है आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, जिसका Z होता है कितना 86। तो यहाँ पर भी अगर कोई 5D सीरीज़ के आ गई जिसका Z 57 और उसके बाद आपका, ठीक है ना, 72 से लेकर कहाँ तक बेटा 80, तो ये एक हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। 3D सीरीज़ वाली सीरीज कोई भी एलिमेंट आ गया 3D सीरीज़ का आपका, वो चाहेगा कि उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 के आसपास 36 हो जाए। 4D सीरीज़ वाला चाहेगा 54 पहुंच जाए, 5D सीरीज़ वाला चाहेगा 86। तो सिडविक ने ये रूल बोला था बेटा कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ CMI इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ ठीक है ना, atomic number of next inert gas, then that complex will found to be more stable। ये स्टेटमेंट भी लिख लेना बेटा कि कॉम्प्लेक्सेस इन विच इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आप तो EN लिखना शॉर्टकट में, ऑफ CMI इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, नेक्स्ट मतलब 21 30 के लिए नेक्स्ट क्या हो गया बेटा 36 वाला, देन दैट कॉम्प्लेक्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। ये उसने बोला था बेटा, बट सो मेनी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बस ये तो हमें सुनना समझना है, पता होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। और रही बात अभी मैंने बोला कई बुक्स में फार्मूला लिखा होता है बेटा, है ना, कई बुक्स में क्या होता है फार्मूला लिखा होता है EN का, वो फार्मूला पूरी तरह से सही नहीं है बेटा, काफ़ी जगह आपको फार्मूला फेल हो जाएगा। वो फार्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस आपका 2 इंटू डेंसिटी। कई बुक्स में तो ये लिख देता है बेटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं है बेटा, क्योंकि हमें डेंसिटी तो खुद देखना पड़ेगा कि आखिर वो क्या कर रहा है ना। ये 2 इंटू डेंसिटी ये तब वैलिड हो सकता था बेटा जब आपके पास लिगेंड कन्फर्मली क्या हो बेटा मोनोडेंटेंट हो, है ना। अब इसका मॉडिफाइड वर्जन हम ये जरूर बोल सकते हैं, इट इज़ एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर्मूले की ऐसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी मैंने आपको FE वाला एग्जांपल दिया, हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट बता जरूर दूं मैं, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय किससे बेटा लिगेंड। तो ज़्यादा करेक्ट हम तब भी इस फॉर्मूले को बोल सकते हैं, बट ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप करोगे जैसे वो लिखा है तो वो मोनोडेंटेंट के लिगेंड के, इसलिए फॉर्मूले की बात छोड़ो, सीधे हम निकालना चालू करेंगे बेटा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दे रहा हूँ, आप उनकी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर लाइक K4 Fe CN6, ठीक है, K3 Fe CN6, Cr CO6, ठीक, Cr C6H6 होल ट्वाइस, है ना। फिफ्थ आपका Fe C5H5 होल ट्वाइस, सिक्स्थ K
PTCl3 C2H4, ठीक है ना, 7 Cu NH3 प्लस 2, ठीक है ना। 8, अब जरूरी नहीं बेटा कि हमेशा है ना पूरा कॉम्प्लेक्स दे, इस तरह से चार्ज के फॉर्म में दे दिया। 8 Fe CN5NO प्लस 2, है ना। पहले हम इन 8 एग्जाम्पल्स को ही देख ले रहे हैं। आपको मैंने हर बार बोला बेटा, जैसे ही मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूं आपको तुरंत अपना वीडियो पॉज करके पहले खुद से प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। इसलिए मैंने लास्ट क्लास में आपको पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी बता दिया था, क्योंकि इनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ने वाली, ठीक है। तो आप प्लीज़ जल्दी से अटेम्प्ट करें वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आपको ये एटॉमिक नंबर ढंग से निकालते आना चाहिए बेटा, है ना। इनके एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए सभी के। अब हमारा पूरा सब न्यूमेरिकल चीज़ें चालू हो रही हैं, एक तरह से बोल सकते हो बेटा, ठीक है। प्लस लिगेंड की जानकारी, उसी से ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। चलिए फर्स्ट में बात करें तो Fe है एटॉमिक नंबर 26, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बेटा -6, इधर +4 तो +2, मतलब है ना प्लस चार्ज आ रहा, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे। तो आपको तो वैसे यहाँ पर सीधे वैल्यू पुट कर देनी बेटा, 26 - 2 और प्लस कितना आपका 12, तो ये हो गया कितना 36, ठीक है। बट नीचे चलें बेटा, 6 साइनाइड -6, 3 पोटेशियम +3, तो Fe के ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, +3 है, इसलिए अभी मैंने बताया भी था ये आपका 35। तो अभी मैंने बोला था कि एक ये रूल, ये एक पॉइंट भी कई बुक्स में मेंशन होता है कि जिन कॉम्प्लेक्सेस में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो गए, दैट कॉम्प्लेक्स आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। और कई टीचर्स बताते भी हैं ये स्टेटमेंट, कई बच्चों को भी कन्फ्यूज़न रहता है बेटा, तो ये लिखा हुआ है तो है पॉइंट कई जगह, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में स्टेबिलिटी की बात करूँ, ठीक है ना, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, अब ये तो देखिए हो गया, ठीक है ना, ये तो नियरेस्ट नोबल गैस 36 को अचीव कर गया, ये नहीं है। बट KF3 FeCN6 और K4 FeCN6 की बात करूं तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल, ठीक है ना। तो ये इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि भैया पता होना चाहिए हमारा, बट ये पूरी तरह से सही नहीं है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि हमारे पास बाकी सब चीज़ें तो सेम दिख रही हैं बेटा, ये +3 है बेटा, +3 होने का मतलब Z इफेक्टिव क्या हो गया, इसलिए बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पुरानी सब चीज़ें आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए बेटा। कोऑर्डिनेशन इसलिए 12th में डाला है कि पहले हमें 11th का पोर्शन पूरी तरह से क्लियर हो, ठीक है। तो +3 अगर हो गया है तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा बेटा। Z इफेक्टिव ज़्यादा होने का मतलब जो 6 साइनाइड ऊपर है Fe+2 में, यहाँ है Fe+3 में, 6 साइनाइड जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने आ रहे हैं, +3 वाले का Z इफेक्टिव ज़्यादा है, तो उनकी उन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी, उनकी उन इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा, ज़्यादा, ठीक है ना। तो आगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स भी पढ़ेंगे, रफ आइडिया की कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सिडविक का रूल है बेटा, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमें बाकी फैक्टर्स को भी देखना पड़ सकता है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि ये रूल आपका मेटल कार्बोनिल्स में 100% एप्लीकेबल है, ठीक है ना। मेटल कार्बोनिल्स में 100% एप्लीकेबल है। इसी को कई, है ना, कई टीचर्स एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटम EN रूल बना देते हैं और कई टीचर दूसरे में भी बताते हैं। तो मैं दोनों तरीक़ों से समझा दूंगा। मैं भी हेडिंग भले एप्लीकेशन ऑफ EN लिखा के बता दूंगा, बट मान के चलना मेटल कार्बोनिल्स में अगर किसी मेटल कार्बोनिल में 35 नहीं हुआ, ठीक है ना, मतलब 36 नहीं हुआ 3D सीरीज़ वालों का, या 4D सीरीज़ वालों को 54 नहीं हुआ, तो वो फिर कोई दूसरी प्रोसेस शो करेंगे बेटा, ताकि वो अपना EN नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर ले जा सकें, ठीक है। अभी आते हैं उनके ऊपर, जैसे पहले अगला ही एग्जांपल मेटल कार्बोनिल्स का आ गया, है ना। तो अब सुनना समझना है बेटा, काम करना है। Cr24, ठीक है। अब CO है, CO इज न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह लूज नहीं करा है। और 6 CO है तो +12, तो ये देखो 36। तो ये तो है ना, मेटल कार्बोनेट्स को तो ये रूल फॉलो करना कंपलसरी बेटा, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस के भले फिक्स ना हो। Cr6 अगेन बेंजीन है न्यूट्रल, तो 24 - 0 प्लस बेंजीन है बेटा। तो अब हमें एक एक लिगेंड की पूरी जानकारी नहीं होगी, तो आगे हमारा ही काम गड़बड़ होगा। तो यहाँ पर आपका बेंजीन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और 2 बेंजीन है तो 6 × 2 = 12। तो इसलिए हमने सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन CMI आफ्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, FeC5H5 2, ठीक है ना। Fe का 26 बेटा,
अब C5H5 साइक्लोपेंटाडाइनिल, तो -2 चार्ज है मतलब Fe के ऊपर +2, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले लूज करे 24। C5H5B 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 6 2 जा 12, ये देखो 36, ठीक है, ये भी स्टेबल है। KPtCl3C2H4 जैसे सॉल्ट कर लिया था हमने, ठीक है ना। प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर, तो इसलिए आपको 3D 4D 5D सीरीज कंपल्सरीली याद होना जरूरी है बेटा, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। मैजिक नंबर मैंने पीरियोडिक टेबल में बताई थी, 28 है निकिल का, उसके बाद 18 का जंप आया बेटा 46, ठीक है ना, फिर 32 का जंप आता है। तो डी ब्लॉक के लिए जो मैजिक नंबर है वो 1832 है, अगर हम केवल 3D 4D 5D की बात करें। मतलब ये आप देख लीजिए 21 से कितने का जंप आया बेटा, 18 का 39, और उसके बाद आपका जंप कितने का आया बेटा, है ना, यहाँ पर 18 का है, बट बाकी आप देख लो, ठीक है ना, 48 से सीधे 72, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इस तरह से मतलब 48 से सीधे 80, 72 तो गलत बोल रहा हूँ, लास्ट एलिमेंट की बात करना है बेटा। तो 30 से 48 18 का जंप आया, और 48 से 80 32 का जंप आया। तो अगर हम केवल 3D 4D 5D की बात करें तो इनका मैजिक नंबर 18 और 32 है। तो अगर निकिल 28 है तो 18 और जोड़ दो, पैलेडियम हो गया आपका 46, और फिर उसमें 32 और जोड़ दो, तो 46 + 32 78, क्योंकि ये हमें याद होना जरूरी है। हो सकता है गिवन हो बेटा, फ्रंट पेज में नॉर्मली एटॉमिक नंबर गिवन होते हैं, बट एग्जाम में गिवन होगा ना बेटा, शीट वीट करते वक्त तो अगर हमें नहीं याद होगा, बार बार हम इधर उधर खोल रहे हैं, तो जल्दी के लिए हमें याद होना चाहिए 78 -2, ठीक है, प्लस अब इलेक्ट्रॉन क्लोराइड सिग्मा डोनर, मतलब सिग्मा डोनर मतलब एक ही लोन पे डोनेट करेगा, तो 6 इसने डोनेट करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर सकता है, 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8, ठीक है ना। तो 76 + 8 कितना हो गया आपका 84। अब इसमें देखो फॉलो नहीं हो रहा है, CuNH3O4 +2, तो इसमें सीधे कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर +2 ये, तो 29 - 2, क्योंकि अमोनिया तो एक न्यूट्रल लिगेंड है, और 4 अमोनिया, तो इन्होंने 8 दिया बेटा, ठीक है ना। तो 29 + 6 35, ठीक है ना। जिन जिन कॉम्प्लेक्सेस में फॉलो हो रहा है उनको मैं टिक कर दे रहा हूँ, देखो अगर हो जाएगा तो स्टेबल है। और मैंने बोला है कि नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में भले फॉलो ना हो, कार्बोनिल में तो जरूर होना चाहिए, जिसको आप एप्लीकेशन बोल दें या जो भी बोल दो। चलो लास्ट एग्जांपल और देखें बेटा, FeCN5NO, तो इसमें क्या हो जाएगा 26। आपको 2 ही कॉम्प्लेक्स बताए थे जिनमें NO+1 में होता है, वो याद रखना जरूरी है, एक यही है। तो ये +1 बेटा, ये -5, तो प्लस का 4 मतलब Fe+2 में है, तो ये 2 गए, ठीक है। प्लस अब 5 साइनाइड है बेटा, एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 10, और NO इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है तो 12, तो ये हो गया कितना बेटा, ठीक है ना 36, तो इसमें वापस फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर भी 100% चांस है बेटा, क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी न किसी फॉर्मेट में आपके ऊपर आ सकता है। इसके लिए आपको पूरा नॉलेज लिगेंड का, ऑक्सीडेशन नंबर का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लिखते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ENO। एप्लीकेशन ऑफ ENO, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन है बेटा, ये मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल ही है। एप्लीकेशन जो है वो मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए ही, ये जो एप्लीकेशन है बेटा ये मेजरली विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल कंपाउंड्स ही, जिसको मैंने बोला है कि मैं अलग से आपको चाहे तो एप्लीकेशन के फॉर्म में बोल सकता था या नॉर्मल बोल सकता था बेटा, ठीक है ना। कि सिडविक के अकॉर्डिंग अगर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर आ गया, कई टीचर्स ऐसे भी बताते हैं, कई एप्लीकेशन के फॉर्म में बताते हैं, मैं दोनों तरीकों को मिक्स कर दे रहा हूँ बेटा, बोल भी दे रहा हूँ उसको और समझा एप्लीकेशन के फॉर्म में रहा हूँ। अगर हो गया बेटा तो वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस में भले फॉलो ना हो रहा है, जैसे ये एक्सेप्शन है सामने इसलिए लिखा भी है मैंने, बट कार्बोनिल में ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं फॉलो हो रहा है तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है बेटा एदर दे विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। भले आप स्टेटमेंट में चाहो तो लिख लो बेटा, है ना, कि इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर शुड डेफिनेटली बी इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है ना। इफ इट इज नॉट देयर देन दे विल, मेटल कार्बोनिल मतलब इनफैक्ट ना, दे विल का मतलब मेटल कार्बोनिल है, दे विल एदर अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन, दे विल अंडरगो एदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और पॉलीमराइजेशन
टू मेक देयर EAN इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस, टू मेक देयर EAN इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस। ठीक है, तो अब देखिए एप्लीकेशन, पहली एप्लीकेशन आपकी यही, ठीक है ना। क्या है पहली एप्लीकेशन, सीधे मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ। इफ आई एम गिविंग यू CrCOX, है ना, FeCOY, है ना, पहला कंपाउंड मैंने लिखा है CrCOX, दूसरा है CrCO5AY और तीसरा लिखा है बेटा मैंने NiCOZ, थर्ड वन इज NiCOZ। कोई चार्ज वार्ज नहीं लगाया है, चार्ज ये Cr है ना, चार्ज नहीं लगाया है, मेरा R और L कभी कभी बच्चों को सेम लगता है, चार्ज नहीं लगाया मतलब सभी में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो पहला क्वेश्चन ही बेटा कि क्वेश्चन आ सकता है XYZ की वैल्यू बताओ, किनकी वैल्यू बताओ, XYZ की, ठीक है ना। ये XYZ आपको सामने दिख रहा है बेटा, CrCO6 मतलब X पक्का 6 है। बट अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है बेटा, ये जो भी एप्लीकेशन में बता रहा हूँ ये मेटल कार्बोनिल्स के रिस्पेक्ट में ही है, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या पॉलीमराइजेशन, ताकि वो अपने EAN को नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सकें, ताकि वो अपने EAN को नेक्स्ट नोबल गैस के बराबर कर सकें। तो यहाँ पर अब क्रोमियम है बेटा, मतलब अभी तो राइट नाउ सभी 3D सीरीज के हैं, आप ओरली भी निकाल सकते हो। क्रोमियम है कितना बेटा, 24, अगर 36 करना है तो 12 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो आप X की वैल्यू 6 बोलोगे, है ना। और अगर यहाँ पे तो चलो X पता है, चलो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। मान लो दूसरे वाले में अब नहीं पता है, तो करने का तरीका क्या है, आप Fe की EAN कन्फर्मली 36 मानोगे, इट इज़ इक्वल्स टू 26 माइनस, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो 0 है बेटा, प्लस एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देता है बेटा आपको, 2, तो यहाँ पर ठीक है ना Y है तो 2Y, तो आप यू कैन सी 36 माइनस 26 10, तो यहाँ पर Y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5। और मैंने बार बार आपको याद हो तो FeCO5 कंपाउंड का नाम लिया भी है। अब NiCOZ की बात करूँ, अगेन सेम लॉजिक, अब तो कर लोगे जल्दी, तो इस बेसिस पर Ni का 28 है बेटा, 36 बनाने के लिए उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो Z की वैल्यू कितनी होगी 4। आ रही बात समझ में। तो अभी देखो अच्छा क्वेश्चन, एक तो पहले ही अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। जिन बच्चों को ये नहीं पता हो बेटा कि मेटल कार्बोनिल्स में अगर न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है ना, मेटल कार्बोनिल्स को EN के बराबर करना है, EN के बराबर करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है, और नहीं है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो अगले ही एप्लीकेशन में बता रहा हूँ वो शो करेंगे, या फिर आपका पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो तीनों को, हम दोनों को, बाकी पॉइंट्स को देख रहे हैं। अब पहला तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बहाने से बेटा इसी क्वेश्चन का नया वर्जन जो JEE में आजकल करते हैं, कि पहला क्वेश्चन तो बेटा कि अलग अलग पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Y, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Z। और अगला क्वेश्चन अगर ये है नीट के क्वेश्चन या JEE मेंस के, कि सिंगल सिंगल अलग अलग क्वेश्चन है, JEE एडवांस में क्या करता है बेटा, उन्हीं क्वेश्चन को तड़का लगा देता, तीनों दे देगा, ठीक है, बोलेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ X प्लस Z बाय Y, हो गया बेटा। तो नया क्वेश्चन डरावना लगने लग जाता है। तो X 6 आ रहा है, Z 4 आ रहा है, 6 प्लस 4 10, 10 बाय 5 हमारे लिए वैल्यू होगी 2, क्योंकि JEE में आजकल इंटीजर क्वेश्चन भी आते ही हमें पता है ना। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग या पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोनेट। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, पहले तो वैल्यू है XYZ ऐसे निकालना, टू फाइंड ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग ना, और ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है बेटा, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, और पॉलीमराइजेशन टेंडेंसी ऑफ मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है ना, मेटल कार्बन, आपसे मैंने ऊपर ही लिख दिया रहता है ना, ये जो एप्लीकेशन है मेटल कार्बोनिल्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेटल कार्बोनिल्स में कन्फर्मली ये एन जो है वो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए। तो अब इसका फर्स्ट पॉइंट अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग की बात करूँ, है ना, इन दोनों को एक साथ ले रहे हैं और पॉलीमराइजेशन को अलग ले, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, अगर किसी मेटल कार्बोनिल में, ठीक है ना, EAN देखो, मान लीजिए ये 34 है बेटा, ये 35 है, मैं एटम ये 36 है, ये 37, मैं 4 पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ। 37 वाला चाहेगा 36 में जाना, ठीक है ना,
34 35 वाले ये दोनों भी चाहेंगे किस में जाना, 36 में। ठीक है, तो जिनका कम है बेटा, जिनका कम है वो क्या कर रहे हैं बेटा, 34 से 36 में जाना, मतलब वो क्या कर रहे हैं, 34 से 36 में जाने का मतलब क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आप खुद समझो बेटा, मान लीजिए 34 होता है, ये सपोज करो 34 होता, सपोज करो, ठीक है ना, ये वैल्यू 34 आती, तो 34 को 36 बनाने के लिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में डालनी पड़ती, ठीक है ना, माइनस में डालनी पड़ती, मतलब इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा है बेटा, गेन करा है ना। मतलब जो कम वाले हैं बेटा, जो कम वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन। और इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिन मेटल कार्बोनिल्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नियरेस्ट नोबल गैस से कम है बेटा, दे विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे विल एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और जिनमें अब जैसे नीचे वाले हैं बेटा, ठीक है ना, ये वाला जो है ये 37 से 36 जाना चाहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टे कम करना है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा, लूज करे, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे। और इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कौन करता है बेटा, जो काम करता है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, जो काम करता है किसकी तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। अब इसके सपोर्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं, जैसे CO4, अब अगर कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट है बेटा, अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे नहीं कई महानात में दोनों को CO समझ ले। अब अगर मैं इसका ये निकालता हूँ बेटा, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना, 27, तो 27 + 8 कितना हो गया बेटा, 35। 27 + 8 कितना हो गया बेटा, 35। 35 है तो इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये जो है CO4 एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके CO4 माइनस बना देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके CO4 माइनस बना देता है, जिसमें अब इसका एटॉमिक नंबर, अब इस कॉम्प्लेक्स में निकालोगे तो 27, ने ऑक्सीडेशन नंबर CO की यहाँ पे तो कितनी थी बेटा, 0, बट यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो -1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा, है ना। आप इस फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो -(-1) करोगे वो +1 हो गया, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है +8, तो ये हो गया आपका कितना, 36। मतलब CO4 ये मैंने लिख ही दिया है, ये एक अच्छे किसकी तरह काम करा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन का देखो दूसरा वर्जन, हमसे पूछ सकता है बेटा CO4 किस तरह से अपनी, है ना, किस तरह से क्या क्या करके वो अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सकता है। एक तरीका है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा तरीका है डाइमराइजेशन, है ना, उस पर मैं आ रहा हूँ, पॉलीमराइजेशन है। पहले मैं एक क्वेश्चन और बता दूं कि अगर हमसे बोल रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, मारने से क्वेश्चन ऐसे बना के दे दे, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCO CO4, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCO CO4, तो सामने ही लिखा है बेटा ऊपर वाली रिएक्शन। हमें पता है सोडियम क्या होता है बेटा, ये काम कर रहा है एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बेटा। सोडियम एक अच्छा क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, समझे, सोडियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन लूज करा बेटा वही इसने गेन करा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं बेटा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Na+ और CO4- मिलकर आपका NaCO4 बन गया, ठीक है ना। थर्ड एंड मतलब इसी का सेकेंड पार्ट इज पॉलीमराइजेशन, बस, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस है बेटा, ये है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसे अभी मैंने आपसे बोला सेकेंड तरीका CO4 का ये है कि ये अपना डाइमर बना दे, इसके दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के CO2 CO8 बना दे, है ना। ये डाइमर बना के भी अपना क्या कर सकता है बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ये डाइमर बना के भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है CO2 CO8। इससे क्या होगा, अगर ये डाइमर बन गया बेटा तो CO और CO के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा, CO और CO के बीच में एक बॉन्ड और आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और आपका CO तो थे ही 4 है ना। अभी स्ट्रक्चर, अभी मैं स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग होती है, सॉलिड फॉर्म में अलग होती है, लिक्विड सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में अलग होती है। अभी मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, इस बॉन्ड बनने से क्या हो गया बेटा, इस बॉन्ड बनने से
एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक्स्ट्रा और आ चुके हैं। तो 27 + 8 35 तो था, ठीक है ना। 27 + 8 ये 35 बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये और हो गया, तो इसकी भी 36 हो गई, इसकी भी 36 हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? तो दोनों की आपकी 36 हो गई है ना। तो अब ऐसे खूब सारे एग्जांपल्स अवेलेबल हैं आपके, जिनमें इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं एक दो एग्जांपल्स और बताऊं बेटा, बस इतने सा अगर हमें जानकारी है तो हमारा काम बड़ी आसानी से मेटल कार्बोनेट्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल मैं आपको एक CO का बता दिया, MnCO5 अगर वे लेते हो तो आपको पता है Mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है ना। इससे हम सब चीज़ों को पता कर सकते हैं बेटा। तो Mn का एटॉमिक नंबर, अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ MnCO5, तो MnCO5 तो 25 + 10 कितना हो गया बेटा 35, 25 + 10 कितना हो गया 35। अब इसके पास भी दो ऑप्शन है बेटा। पहला ऑप्शन है कि ये 35 है तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब ठीक है ना। MnCO इसकी कम है बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना है आपका, है ना। इसमें भी 27 + 8 35 थी, इसे भी गेन करना है, मतलब ये MnCO5 माइनस में चले जाए, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर ये डाइमर बना दे, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है बेटा। डाइमर बनाते ही जो अभी मैंने बोला, हर Mn के साथ 5-5 थे, ठीक है ना। बीच में एक बॉन्ड आपका और आ चुका है, उस बॉन्ड बनाने की वजह से आपका, उस बॉन्ड बनने की वजह से आपका 35 + 1 कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। 35 + 1 क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है यहाँ पर, है ना। तो 35 तो था ही, एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो हमसे पूछ सकता है MnCO5 किस तरह से कर सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर डाइमर बना के, ठीक है ना। इससे अब हैं, अगर हम यहाँ बात करें बेटा तो क्या शिक्षा मिल रही है। 34 अगर किसी का आ रहा है, 35 आ रहा है, 37 आ रहा है, क्या होगा 34 वाला क्या बनाने की कोशिश करेगा, है ना। 33 35 वाला डाइमर बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। 37 तो नहीं, कम वालों की बात करते हैं। 34 क्या बनाने की कोशिश करेगा बेटा, प्राइमर। अगर 33 होता और कम होता किसी का, वो क्या बनाने की कोशिश करता है बेटा, टेट्रामर, ठीक है। और इससे हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बता सकते हैं कितने होंगे। लाइक एक एग्जांपल और लिखूँ मैं, FeCO4, मान लीजिए FeCO4। अब FeCO4 में 26 + 8 कितना हो गया बेटा 34, 34 है, 34 वाला इलेक्ट्रॉन गेन लूज के अलावा मैं बात कर रहा हूँ। तो 34 के बाद अब ये ट्राइमर बनाने की कोशिश करेगा, मतलब ये आपका एग्जिस्ट करेगा Fe3CO12, है ना। Fe3CO12 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये अपना बनाएगा कि बेटा ट्राइमर। अब अगर इसमें हमसे पूछे कि नंबर ऑफ Fe, देखो वेरिएशन बस ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ Fe बॉन्ड कितने हैं। तो आप देखो बेटा एक कम था तो आपको एक बॉन्ड बनाना पड़ा। अब अगर दो कम है बेटा, 34 से 36 में ले जाना, तो आपको एक Fe के रिस्पेक्ट में दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो एक Fe के रिस्पेक्ट में दो बॉन्ड बनाने हैं, तो ये Fe इस Fe से भी जुड़ा होगा, इस Fe से भी जुड़ा होगा, तो इस Fe के तो दो बॉन्ड हो गए, बट इन दोनों के भी होने चाहिए बेटा, तो इधर इससे भी बॉन्ड बनेगा। अब देख लो, आप हर एक Fe को देख लो, इस Fe के भी दो बॉन्ड हो गए, इस Fe के भी दो बॉन्ड हो गए, इस Fe के भी दो बॉन्ड हो गए। तो इंटीजर टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम बोलेंगे हमारे पास नंबर ऑफ Fe बॉन्ड कितने हो गए 2। तो ये एप्लीकेशन हो गई इसकी बेटा, कि हम इससे नंबर ऑफ बॉन्ड भी बता सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो बेटा 35 वालों में एक बॉन्ड बनेगा, 34 वाले में 2 बनेंगे। अगर 33 हो जाता है किसी का, तो उसमें आपके, ठीक है ना, इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या होते हैं चेंज। एक और एप्लीकेशन बता दूं बेटा, ठीक है ना, CO3, एक और एग्जाम्पल इसी का बता दूं, जैसे CO3। अब ये 27 है बेटा, और 27 प्लस क्या आपका CO3 है, मतलब 6, 33 है। अब 33 वाले को क्या करना पड़ेगा बेटा, है ना। 33 वाले को सबसे पहले तो क्या बनाना पड़ेगा, टेट्रामर। क्या बनाना पड़ेगा बेटा, टेट्रामर 4, ताकि ये CO4 और CO क्या हो जाए बेटा 12। और इसमें अगर हमसे वापस पूछ ले नंबर ऑफ CO बॉन्ड, तो नंबर ऑफ CO बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा 6। क्यों 6, ठीक है ना। 3C2 आप अगर मैथमेटिक्स लगाते हो तो, ठीक है ना। 4C2 की बात करोगे, 4C2 चार में से कोई भी दो CO लगे तो 4CO की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आपका 6 हो जाएगी। कैसे होंगे वो 6 बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, CO 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 और CO, जैसे P4 होता ना, एग्जैक्टली लाइक दिस, ये आपस में जुड़ गए बेटा, ये ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा। तो यू कैन सी, है ना, एक एक CO को कितने बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं बेटा 3।
बट टोटल अगर हम CO CO बॉन्ड बोलेंगे तो टोटल CO CO बॉन्ड कितने हो जाएंगे बेटा 6, ठीक है ना। टोटल CO CO बॉन्ड कितने हो जाएंगे हमारे पास 6, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस और है मेरे पास, अच्छा उसको बताएं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो अच्छा क्वेश्चन क्या है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी कहानी। और ये सब इंफॉर्मेशन भी है बेटा, है ना, ये सब इंफॉर्मेशन भी कि MnCO5 क्या करेगा, COCO4 क्या करेगा, 33 वाला क्या बनाएगा, 34 वाला क्या बनाएगा, 35 वाला क्या बनाएगा, बॉन्ड्स की नंबर कैसे निकालनी है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि जो मैं लिख के लाया था आपके लिए कि कैलकुलेट x फॉर Fe2COX, कैलकुलेट द x फॉर Fe2COX, ठीक है, Fe2COX। अब आप देखो बेटा, ठीक है ना, क्या है x की वैल्यू हमें बतानी है। अब कैसे बताएं x की वैल्यू यहाँ पर कि x कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर हम FeCO5 ले, अब आप बोलोगे सर आपने FeCO5 ही क्यों लिया, तो मैंने FeCO5 इसलिए लिया है बेटा क्योंकि, ठीक है ना, ये Fe2 दिख रहा है, मतलब डाइमर बना है, तो इसका मतलब इसके पहले सिंगल वाला जो फॉर्म होगा, ठीक है ना, वो 35 वाला होना चाहिए। और 35 होने के लिए ये 26 है, ठीक है ना, 26 + 10 ये हो गया कितना बेटा आपका 36। अगर FeCO5 था तो वो एग्जैक्टली कितना हो गया बेटा 36। अब यहाँ पर हमारा 26 + 9 35, तो हम x की वैल्यू कितनी कर दें बेटा यहाँ पर 9। अगर ये Fe2CO9 के फॉर्म में आ गया, Fe2CO9 के फॉर्म में आ गया तो क्या होगा आपका, है ना, Fe के बीच में बॉन्ड आएगा। ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी वैसे भी बना चुका हूँ, तीन तरफ CO CO CO, फिर CO CO CO, और फिर ये बीच वाले जो CO हैं बेटा ये ब्रिज की तरह काम करते हैं, ये ब्रिज की तरह काम करते हैं। मतलब एक एक Fe के रिस्पेक्ट में देख लो आप क्या हो रहा है ना। एक एक Fe के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो 26 था बेटा, 6 इससे मिल गया उसको 32। इन दोनों के जो दो इलेक्ट्रॉन है एक इस Fe के पास गया, एक इस Fe के पास, तो है ना 26 + 6 32, 33 34 35, और बीच में एक क्या आ गया बेटा Fe बॉन्ड आ गया, तो 35 + 1 कितना हो गया आपका 36, ठीक है ना। इसके बाहर आपका मेटल कार्बोनिल्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और उसकी एप्लीकेशन इन मेटल कार्बोनिल्स आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करेंगे, तो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।